पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर दी बधाई। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना संकट के चलते दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर नोएडा प्रशासन पे अलर्ट। दिल्ली से आने वाले लोगों का आज से होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज। बीते 2 सालों से लटका है भर्ती का मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अहम दिन। अदालत में पेश होंगे संबंधित पक्षकार। मथुरा कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। नहाय खाय के साथ आज से छठ महापर्व की होगी शुरुआत। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संकट के मद्देनजर आयोजन पर पाबंदी। गुड मॉर्निंग, मैं हमें सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये शुरू करते हैं जागिए सुबह हो गई। पीएम मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फोन कर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच रणनीतिक साझेदारी, कोरोना संकट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सफलता को दोनों देशों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बताया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने 12वें शिखर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्चुअल आयोजित सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद, कोरोना महामारी और आत्मनिर्भर भारत समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि आतंकियों को समर्थन देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। 21 और 22 नवंबर को दोनों नेता G20 की बैठक में फिर आमने सामने होंगे। भारत 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2012 में G20 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को रीस्टार्ट करने से पहले रीसेट करने का मौका दे दिया है। पीएम ने कहा कि मौजूदा कोरोना संकट ने दुनिया को दिखाया है कि शहर जो विकास के इंजन भी हैं, सबसे कमजोर है। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में मंगलवार को आईएनएस विक्रमादित्य, अमेरिकी, निमित्ज, ऑस्ट्रेलिया और जापान के कई पोतों ने हिस्सा लिया। कोरोना संकट के चलते इस युद्धाभ्यास को भी जीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में ही आयोजित किया जा रहा है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर से ज्यादा। मिसाइल का परीक्षण ट्रक आधारित लॉन्च यूनिट से किया गया। इस मिसाइल को एक ट्रंक से भी लगाया जा सकता है। ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है। ये एयरक्राफ्ट रडार के जैवर के खिलाफ भी जाकर मार कर सकती है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की मंगलवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया।
नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी हो गया। सीएम नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। तारकिशोर प्रसाद के पास वित्त, वाणिज्य और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। वहीं रेणु देवी को पंचायती राज और कल्याण मंत्रालय दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों को पुलिस ने सराय खाले खां से पकड़ा। ये दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले आतंकियों के पास से 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके साथ ही उनके निशाने पर कई वीआईपी लोग भी थे। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के बाद नोएडा में अलर्ट है। दिल्ली से लगे यूपी के सभी बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार ने यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालय को 23 नवंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। यूपी में कोरोना संकट के बाद बंद किए गए कॉलेज और यूनिवर्सिटी तकरीबन 8 महीने बाद खोले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को संस्थान खोलने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। विश्वविद्यालयों में कक्षाएं 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ शुरू की जा सकती हैं। छात्रों को कॉलेजों में मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बार मुख्य छठ पूजा 20 नवंबर को होगी। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन सूर्योदय अर्घ के साथ होता है। आज नहाय खाए से पर्व की शुरुआत होगी। कल यानी 19 नवंबर को खरना और 20 नवंबर को संध्या अर्घ और 21 नवंबर को उषा अर्घ के साथ इसका समापन होगा। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर 20 नवंबर को छुट्टी का ऐलान कर दिया। दिल्ली में इस साल छठ महापर्व की पूजा श्रद्धालुओं को अपने घरों में ही करनी होगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया। दिल्ली और महाराष्ट्र में छठ को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने छठ पर्व रोक को लेकर राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से छठ को लेकर दिए गए आदेशों को वापस लेने की मांग की। मुंबई और महाराष्ट्र में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने छठ के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। कहा, आसपास में कुआं, तालाब या घर पर ही अर्घ्य दीजिए। संजय निरुपम ने कहा कि लगभग 25 साल में पहली बार मैं छठ पर जुहू नहीं जाऊंगा। इस बार घर पर ही कृत्रिम तालाब से अर्घ्य दिया जाएगा। यूपी सरकार ने भी छठ को लेकर लोगों से अपील की है और छठ पर घर से ही छठ मनाने के लिए कहा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों को कोरोना से मौत हुई है। केंद्र ने दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के आकलन के लिए 10 टीमों का गठन किया। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ता देख राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को छोटे स्तर पर लॉकडाउन का प्रस्ताव भेजा। दिल्ली में ऐसे बाजारों को बंद किया जा सकता है जहां कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले को बढ़ता देख नोएडा प्रशासन अलर्ट पर है। आज से दिल्ली से आने वाले वाहन का रैंडम कोविड टेस्ट होगा। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,164 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 449 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया है।
देश में कोरोना के अब तक 88,74,291 केस सामने आए, जबकि 4,53,519 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,50,000 के पार हो गई है। यहां कुल 46,000 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की पत्नी एवं बेटे उनके साथ थे। यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कैंपेन मार्क योरसेल्फ फ्रॉम बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है। 10 लाख से ज्यादा लोग इस कैंपेन से अब तक जुड़ चुके हैं, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोग वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा आज दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर यह मुलाकात मुमकिन है। किसान कानून को लेकर पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि हम कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। सीबीआई ने पिछले 10 साल से 50 से अधिक बच्चों के यौन शोषण के मामले में यूपी सरकार के शिक्षा विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चों के साथ यौन शोषण करने के बाद उनका वीडियो और अन्य तस्वीरें उतारकर बेचने का काम भी करता था। जूनियर इंजीनियर उनके साथियों के घर तलाशी में करीब 8 लाख रुपए, 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस बरामद किए गए। यूपी के मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। मामला मेरठ के फलावद इलाके का है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में दुर्गा प्रतिमा का चंदा नहीं देने पर 14 परिवारों को बहिष्कार का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के सागर में राहतगढ़ वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने पहुंचे एक ही परिवार के 6 लोग नहाते वक्त डूब गए, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को बचा लिया गया। हरिद्वार में पुलिस ने एक महिला समेत 4 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान के अवैध निर्माण को यूपी प्रशासन ने गिरा दिया। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक दबंग ने एक 14 साल की छात्रा के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर में एक और रेप पीड़िता ने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती की हालत गंभीर बनी हुई। मुंबई में आरपीएफ जवान की फुर्ती से एक महिला की जान जाने से बच गई। महिला चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी की सीमा तय कर दी गई। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से रोजाना अधिकतम 25,000 रुपए की निकासी कर सकेंगे। ग्लोबल रिसर्च फर्म और रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। मलेशिया की कंपनी एयर एशिया भारत में अपना कारोबार बंद कर सकती है। कंपनी ने कहा कि वो भारत में निवेश की समीक्षा कर रही है। गोपाल कृष्णन को आरबीआई ने इनोवेशन हब का पहला चेयरमैन बनाया है। गोपाल कृष्णन आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक। मंगलवार को सेंसेक्स में 314 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी में भी 93 अंकों का उछाल देखा गया, जबकि आईटी शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने कोलकाता में काली माता की पूजा करने के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफी मांगी। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिडनी में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर यह फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भारतीय टीम नेट पर जमकर पसीना बहा रही है। मोहम्मद सिराज, जडेजा और शमी कोहली को बॉलिंग करते देख सकते हैं आप।
फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 पहले महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। हालांकि भारत 2022 में इसकी मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में मुंबई इंडियंस के ग्लव पहनकर मैदान में उतर गए। शेरफेन IPL 30 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इंडिया गो एयर फ्लाइट की मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। दरअसल ये फ्लाइट रियाद से दिल्ली आ रही थी। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई। गिलगित बल्टिस्तान में इमरान सरकार के चुनाव करवाया था। वहां की 24 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव कराया गया, जिसमें 8 सीटों पर इमरान की पार्टी PTI को जीत मिली। बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 1000 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल ये लोग राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5,56,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,00,000 के पार चला गया है। रूस में अब तक संक्रमण संख्या 19,71,000 के पार चली गई। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 98 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब वक्त हो चला है हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर दी बधाई। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना संकट के चलते दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट पर। दिल्ली से आने वाले लोगों का आज से होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज। बीते 2 सालों से लटका है भर्ती का मामला।